नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो आपको परीक्षा में 1 से 2 नंबर देखने को मिल जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने ही रखा है। पहला प्रश्न है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो है वित्त मंत्री हैं भारत की निर्मला सीतारमण, जो वित्त वर्ष में 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट की पेश किया है। किसने किया है? वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। ये आप देख सकते हैं, ये संसद में वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण जी, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये हैं निर्मला सीतारमण जी, जो कि क्या हैं? वित्त मंत्री हैं, भारत की वित्त मंत्री हैं। महिला के रूप में कार्यभार संभाला है इन्होंने। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, ये आप चित्र के माध्यम से देख ही रहे हैं। ये जो है संसद में इन्होंने पेश रखी है, अपनी बजट को पेश किया है संसद में। किसने किया है? केंद्रीय वित्त मंत्री हैं ये। कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये हैं वो। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने पेश किया है बजट। किसका? 2022 और 23 का बजट पेश किया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। पहला फैक्ट दिया है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय बजट 2022-23 का पेश किया है। 2022-2023 को पेश किया है। इसी में दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सरकार ने डिजिटल संपत्ति की बिक्री से होने वाली आय पर 30% कर लगाने का फैसला किया है। कितना परसेंट किया है? 30% कर लगाने पर। किस पर? डिजिटल संपत्ति। किस पर? डिजिटल संपत्ति। जो ये डिजिटल संपत्ति आप देख सकते हैं, डिजिटल संपत्ति की बिक्री पर होने वाली आय की 30% कर लगाने का फैसला किया है। जो देश में सबसे अधिक टैक्स बैंड है, और क्या है जो देश में सबसे अधिक टैक्स बैंड है? देश में सबसे अधिक टैक्स बैंड है। चलिए आइए देखते हैं दूसरी इसकी जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। इसी की दूसरी जानकारी है, अगली जानकारी है इसी की, 2022-23 से आरबीआई द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 2022-23 में क्या? 2022-23 से आरबीआई द्वारा, किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके क्या किया जाएगा? डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा। जो डिजिटल रुपया है उसको जारी किया जाएगा। इसी में अगली जानकारी दी है, अगली जानकारी की ओर चलते हैं। अगली जानकारी है, गैर सूचीबद्ध शेयरों पर, जो गैर सूचीबद्ध शेयर हैं, अधिभार को 28.5% से घटाकर 23% किया गया है। किससे कितने घटाकर? 28.5% से घटाकर 23% किया गया है। इसमें अगली जानकारी आपको दी जा रही है। अगली जानकारी है, सरकार वित्त वर्ष में 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी करेगा। क्या करेगा? सरकार जो है वो ई पासपोर्ट जारी करेगा। ई पासपोर्ट जारी करेगा। कब करेगा? वह 2022-23 में जारी करेगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न रखा है आपके सामने। ये प्रश्न है, एंटोनियो कोस्टा, जो एंटोनियो कोस्टा हैं वह पुर्तगाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये हैं एंटोनियो कोस्टा। ये हैं एंटोनियो कोस्टा, जो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा। ये हैं पुर्तगाल के जो एंटोनियो कोस्टा हैं, जो पुर्तगाल के हैं। इनको क्या किया है? प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। किनको चुना गया? ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। एंटोनियो कोस्टा 2022 के प्रधानमंत्री के लिए चुने गए हैं। इसी में अगली जानकारी की चलते हैं। अगली जानकारी दी हुई है, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा 30 जनवरी 2022 को फिर से चुने गए हैं। कब चुने गए हैं? डेट क्या है? 30 जनवरी। क्या है? 30 जनवरी है। अगली जानकारी इसी में है। अगली जानकारी की ओर चलते हैं। उनकी सोशलिस्ट पार्टी जो है
उनकी सोशलिस्ट पार्टी ने 117 सीटें जीती हैं। कितनी जीती हैं? 117 सीटें जीती हैं। इसी में अगली जानकारी है, कोस्टा 26 नवंबर 2015 को सत्ता में आए और पुर्तगाल के 119वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। कितने भी नंबर के हैं ये? 119 नंबर के। कितने? 119 नंबर के प्रधानमंत्री हैं। चलिए आइए देखते हैं उसकी और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। अगली जानकारी की ओर चलते हैं। इसी की ये है, इससे पहले वह 2005 से 2007 तक अंतरिक्ष प्रशासन मंत्री और 2007 से 15 तक लिस्बन के मेयर थे। कौन थे ये पहले तो 2015 तक तो जो 2005 से 2007 तक थे वो अंतरिक्ष प्रशासनिक मंत्री थे। फिर 2007 से 2015 तक लिस्बन के मेयर थे। कहाँ के? लिस्बन के मेयर थे। इसी में अगली जानकारी है, पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबोलो डिसूजा, जो मार्सेलो रेबोलो डिसूजा हैं और इसकी राजधानी लिस्बन है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति जो हैं मार्सेलो रेबोलो डिसूजा और उनकी राजधानी लिस्बन है। किसकी? इसकी राजधानी किसकी? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पीके चैनल पर नए यूजर्स हैं तो कृपया करके आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी सारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा है। अगला प्रश्न है, आरसी गंजू हैं, आरसी गंजू और अश्विन भटनागर द्वारा लिखित ऑपरेशन खत्म नामक पुस्तक को लिखा गया है। किस किस के द्वारा लिखी गई है? आरसी गंजू हैं और अश्विनी भटनागर हैं। किस किस के? आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से भी। ऑपरेशन खात्मा, ये आप देख सकते हैं ऑपरेशन खात्मा। ये ऐसी है, ये टाइटल है बुक का। जो बुक का है ये टाइटल है ऑपरेशन खात्मा। इसी के ऊपर बेस पे बनाई गई है बुक पूरी। इसमें क्या है वो आके देखते हैं। इसके अंदर जानकारी में देखेंगे इसके अंदर क्या क्या जानकारी है। ऑपरेशन खत्म नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसके पत्रकार आरसी गंजूर अश्विन भटनागर ने लिखा है। किस किस ने लिखा है? ये इन दोनों ने लिखा है। इसमें अगली जानकारी है, यह किताब जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के ऑपरेशन पर आधारित है, जिससे जम्मू कश्मीर की लिबरेशन फर्स्ट JKLF के 22 आतंकी मारे गए थे। किसके? 22 आतंकी मारे गए थे। ये जम्मू कश्मीर पर आधारित है। इसकी और जानकारी दी गई है। और जानकारी है, यह कश्मीर में आतंकवाद पर एक ग्राफिक फर्स्ट हैंड थ्रिलर है। क्या है? फर्स्ट हैंड थ्रिलर है। किस पर? यह जम्मू कश्मीर आतंकवाद पर। दूसरा है, JKLF और HM के बीच खून से लथपथ प्रतिद्वंद्विता और छोटी तेज सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन खत्म, जिसने घाटी में आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी। इसका ये टाइटल है और इसके अंदर की सारी जानकारी इसमें दी गई थी, आपने आपको बताई है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, PR श्रीजेश। जो PR श्रीजेश हैं वर्ल्ड्स गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से जीता है। इन्होंने क्या जीता है ये आप देख सकते हैं श्रीजेश को। जो PR श्रीजेश हैं ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये हैं PR श्रीजेश और यह है उनका है मेडल जो पुरस्कार जीता है। किस खेल के यह प्रतिवादी हैं? यह है हॉकी खिलाड़ी हैं। किसके हैं? जो PR श्रीजेश हैं वह एक हॉकी के जादूगर या हॉकी के खिलाड़ी हैं। हॉकी के एकल खिलाड़ी हैं, एकल पुरुष खिलाड़ी हैं। ये आप पुरस्कार देख सकते हैं। ये है मेडल उनका और ये हैं श्रीजेश। चलिए आइए देखते हैं कुछ इनकी इम्पोर्टेंट जानकारी है। जो भारतीय पुरुष, ये कौन है? भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी हैं। PR श्रीजेश ने 2021 में वर्ल्ड्स गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। किसका पुरस्कार जीता है? वर्ल्ड्स गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। इसी में अगली जानकारी दी है, वह यह पुरस्कार जीतने वाली रानी रामपाल
के बाद दूसरे भारतीय हैं। पहले भारतीय कौन हैं? रानी रामपाल जी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हैं पहली भारतीय जो रानी रामपाल के बाद ये दूसरे भारतीय हैं। कौन? पी.आर. श्रीजेश। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये हैं पी.आर. श्रीजेश। इसकी अगली इंपॉर्टेंट जानकारी है 2020 में भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल। ये कौन है? भारतीय महिला हॉकी कप्तान हैं। कौन है? रानी रामपाल। ये आप देख सकते हैं, ये हैं रानी रामपाल। 2019 में अपने प्रदर्शन के लिए सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी, और यह पहली भारतीय थी। कौन? पहली भारतीय महिला भी थी और पहली भारतीय भी थी। कौन थी? रानी रामपाल। और पुरुष कौन है? पुरुष हैं, आप देख सकते हैं, श्रीजेश। ये पुरुष हैं श्रीजेश जी। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रखा हुआ है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न रखा है रक्षा मंत्रालय। जो रक्षा मंत्रालय है, सेहत योजना के तहत दवाओं की सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है। किसने की है? वह रक्षा मंत्रालय ने सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है। किसने की है? रक्षा मंत्रालय ने। इसकी ये देख लीजिए दवाई, ये सारी ये दवाई जितनी भी हैं, जितनी भी, वह क्या करेगी? रक्षा मंत्रालय होम डिलीवरी करने का फैसला लिया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट रखा हुआ है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, रक्षा मंत्रालय ने मई 2021 में सभी हकदार सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों के लिए सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेशन सी हेट चिकित्सा टेली कंसल्टेशन सेवा शुरू की थी। क्या किया था रक्षा मंत्रालय ने? किसके लिए किया है? वह सशस्त्र बलों के लिए किया है। किसके लिए? सशस्त्र बलों के लिए, उनके कर्मियों के लिए और उनके परिवारों को सेवा देने के लिए। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए सेहत पर परामर्श चाहने वाले रोगियों को होम डिलीवरी या दवाओं की सेल्फ पिकअप 1 फरवरी 2022 से शुरू की जाएगी। कब से की जाएगी? वह है 1 फरवरी 2022 से। किससे? 1 फरवरी 2022 से ये शुरू की जाएगी। चलिए आइए देखते हैं अगली इसी की जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। अगली जानकारी है इसमें, अगली जानकारी दी हुई है कि सेहत सेट होम ओपीडी क्या है? ओपीडी एक मरीज से डॉक्टर की प्रणाली है जहां रोगी अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैबलेट का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से दूर से डॉक्टर से परामर्श कर सकता है। क्या है यह? ओपीडी की सहायता से। किसकी? ओपीडी। जो ओपीडी है, एक मरीज से डॉक्टर की प्रणाली है। क्या है? एक डॉक्टर की प्रणाली है। सेहत सेट होम क्या है? सेहत स्टे होम। सेहत स्टे होम है जो रोगी अपने क्या कर सकते हैं? स्मार्टफोन, लैपटॉप या डेस्कटॉप या टैबलेट का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से दूर से डॉक्टर से परामर्श कर सकता है। यह है इसकी खासियत। इसमें अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, परामर्श एक ही समय में वीडियो, ऑडियो और चैट के माध्यम से होता है। परामर्श 3 माध्यमों से होता है। वह तीनों माध्यम आपके सामने हैं। पहला है समय में वीडियो, ऑडियो और चैट के माध्यम। किससे? परामर्श का माध्यम है ये। चलिए आइए देखते हैं अगली जानकारी। इसका उद्देश्य मरीजों को उनके घरों के आराम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। क्या है इसका उद्देश्य? क्या है इसका उद्देश्य? यह है कि मरीजों को उनके घरों के आराम से गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रखा हुआ है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने रखा है, ये है। अगला प्रश्न है चेन्नई सुपर किंग्स। जो चेन्नई सुपर किंग्स है, भारत का पहला यूनिकॉर्न क्या है? भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बनाया। क्या बना है? भारत का पहला स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बना है। किसका? यूनिकॉर्न का। यूनिकॉर्न स्पोर्ट एंटरप्राइज बना है, भारत का पहला है। ये आप देख सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स शेर के साथ है
और यह बहुत ही आईपीएल की सबसे बढ़िया टीम है, क्योंकि इसने सबसे अधिक बार फाइनल में पहुंचने का खिताब जीता है। किसमें सबसे अधिक बार फाइनल में पहुंचने का खिताब जीता है? किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने। चेन्नई सुपर किंग्स की भागडोर संभाल रहे हैं वो हैं महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि कप्तानी कौन कर रहा है? महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी और भागडोर भी वही संभाल रहे हैं अभी। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है, जिसका मार्केट पैक जो है 7,600 करोड़, कितना है? 7,600 करोड़ रुपए के उच्च स्तर को छू गया है, और 210 से 225 रुपए के प्राइस बैंड में ग्रे मार्केट ट्रेडिंग में इसकी हिस्सेदारी है। किसकी? चेन्नई सुपर किंग्स की। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली सीएसके कौन कर रहा है? जिसने पिछले साल दुबई में अपना चौथा आईपीएल खिताब जीता था। किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। अब उसकी मूल इकाई इंडिया सीमेंट्स की तुलना में अधिक मार्केट कैप है। क्या है? यह है महेंद्र सिंह धोनी की टीम है, और इसने क्या किया है? चौथा आईपीएल खिताब जीता है। किसमें? आईपीएल खिताब जीता है, चौथा आईपीएल खिताब जीता है। वह कहाँ जीता था? दुबई में जीता था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न को देखना है उससे पहले इसकी और जानकारी देखते हैं। इसकी और जानकारी है, इंडिया सीमेंट्स, जो इंडिया सीमेंट है, इंडिया सीमेंट का मार्केट अप कितना है? 6,869 करोड़ रुपए था। कितना था? 6,869 करोड़ रुपए था। इसमें अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, दो प्रमुख कारणों से, कौन से? दो प्रमुख कारणों से सीएसके की मार्केट कैप अपनी मूल इकाई से आगे निकल गई है। जिसकी जो मूल इकाई थी वह उससे आगे निकल चुकी है। टीम ने दुबई में अपना चौथा आईपीएल खिताब जीता है, और दो नई फ्रेंचाइजी को रिकॉर्ड कीमत पर आगामी सीजन में जोड़ जा रहा है। अब क्या होगा? जो आने वाली सीजन है आईपीएल की, उसमें 2 टीमें और दिखेंगी। पहले कितनी थी? पहले 8 टीमें थी, अब टीमों की संख्या 10 की गई है। कितनी की गई है? टीमों की संख्या 10 की गई है। अब टीमें 10 आपको खेलती नजर आएंगी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रखा है, भारत की स्टार्टअप राजधानी कौन? भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में दिल्ली ने बेंगलुरु को पछाड़ा है। जो दिल्ली राज्य है उसने बेंगलुरु को हरा दिया है। किसमें? स्टार्टअप राजधानी के रूप में। जो भारत की स्टार्टअप, ये आप देख सकते हैं, ये है ऐसा स्टार्टअप, ये है उसका लोगो, ऐसा होता है। जो भारत की स्टार्टअप राजधानी है, भारत की स्टार्टअप राजधानी, उसने क्या हुआ है? स्टार्टअप राजधानी के रूप में दिल्ली ने, जो दिल्ली राज्य है, उसने बेंगलुरु को पछाड़ दिया है, यानी कि हरा दिया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। पहले जो उपयोगी है, दिल्ली ने बेंगलुरु को भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में बदल दिया है। क्या है? स्टार्टअप राजधानी के रूप में बदल दिया है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार इस अवधि के दौरान बेंगलुरु में कितने? 4,514 के मुकाबले अप्रैल 19 को दिसंबर 21 के बीच दिल्ली में 5,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप जोड़े गए हैं। कितने जोड़े गए हैं? 5,000 से अधिक मान्यता स्टार्टअप जोड़े गए हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। इसकी जानकारी है, भारत ने यूनिकॉर्न की संख्या में, किसकी? यूनिकॉर्न की संख्या में यूके को, यानी कि उत्तराखंड को भी पीछे छोड़ दिया है। उत्तराखंड को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें रिकॉर्ड 55 कंपनियां 2021 में यूनिकॉर्न बन गई हैं। कितनी कंपनियां बन गई हैं? 44 कंपनियां। कितनी? 44 कंपनियां यूनिकॉर्न बन गई हैं। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, अब भारत की यूनिकॉर्न की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। कौन है? तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। किसकी? यूनिकॉर्न। जो यूनिकॉर्न है वह भारत की अब तीसरी सबसे बड़ी क्या है? संख्या बन गई है। सबसे बड़ी संख्या बन गई है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक ज़रूर कीजिए,
और शेयर भी आप अवश्य कर दीजिए। अगर आपने किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप सभी से मेरा निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है हमारी सारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर तो आप बिना बताए कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग कृपया लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सावधान जरूर रहें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग को जय हिंद।